आपको अकॉर्डिंग टू द जो रिक्वायरमेंट है बुक वो लेके चलूँ। क्लासिफिकेशन जो सी है उससे पढ़ने से पहले अभी एक चीज़ मैं यहाँ बनाने लगा हूँ, उसको बोलते हैं हम चार्ट कह लें आप उसको, या उसको हायरार्की बोल लें, ताकि जो आपको लिखने में भी आसानी हो और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग में भी क्लैरिटी आ जाए। देखिएगा मुझे आप। ऐसे एक चार्ट बना लेना है आपने, जैसे मैं अक्सर आपको याद होगा, अक्सर आप लोगों को कहता भी हूँ, ठीक है। यहाँ पे नाम आ गया जी एनीमिया, क्लियर है। उसकी फर्दर टाइप्स कितनी है जी? ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप है। वन समझे, ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पर आ गया और सी यहाँ पर आ गया। अब आगे ए के अंदर कौन सी टाइप्स हैं? दो, एक्यूट और क्रोनिक। अब ए यहाँ पे लिखा होगा, ए के आपने यहाँ पे लिख लिया ए टाइप, तो था ब्लड लॉस एनीमिया। उसको आपने फर्दर डिवाइड कर लेना है टू पार्ट्स के अंदर। यहाँ पे आ जाएगा एक्यूट, यहाँ पे आ जाएगा क्रोनिक, राइट। देन उसके बाद आ गया जी क्रोनिक। क्रोनिक सॉरी, एक दो आ गया, उसके बाद आ गया ये बी, इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, वो आ गया जनाब आपका यहाँ पर बी, ठीक हो गया जी। उसके बाद आ गया सी, सी आपका आ गया यहाँ पर, राइट। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, ये जितना भी मैं पैराग्राफ या जो चीज़ें बना रहा हूँ आपने इसी पैटर्न पे बनानी है, लेकिन थोड़ा नीट कर लीजिए, क्योंकि ये मेरे पास एनोटेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसलिए मुझे प्रॉब्लम आ रही है ज़रा राइटिंग में भी। जब आपने सी लिखना है, सी के अंदर एक टाइप है वन, ये सी चली, इसके आगे 3 से 4 टाइप हैं, आप बुक के अंदर भी देख रहे होंगे। इसको इस तरह आपने डिवाइड कर लेना है पार्ट्स के अंदर। जब आप इसके अंदर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो जो वन वाला है से, जैसे कि डिस्टर्बेंस ऑफ क्लोरिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल, तो वो आपने इधर लिख लेना है। अस्सलाम वालेकुम सर, जैसे आपकी फ्लो चार्ट बना रही है तो बुक में बना हुआ है, हम अगर वो ही बना लें? वो जो बुक में बना हुआ है ना, वो मुझे भी जी महक आई थिंक बोली हो, वो मुझे भी नज़र आ रहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अपने हाथ से बनाएं। उसकी रीज़न ये है कि जब हम कॉपी कर रहे हैं चीज़ों को, या देख के जो फॉलो कर रहे हैं, तो उसको उतने जल्दी हम एक्सेप्ट नहीं करते, या वी कैन से कि हमें वो याद नहीं होगा। लेकिन इन केस अगर हमें अपने हाथ से बना के रखा होगा, तो उसका एडवांटेज ये मिलेगा कि जब भी आप पेज ओपन करेंगे, कोई भी एनीमिया का लाइक पेज ओपन करते हैं, तो आपको पता होगा कि ये चीज़ या ये जो थिंग्स हैं ये मैंने बनाई हुई है खुद अपने हाथ से, चले सर, तो वो आपको भूलेगी नहीं, आपको याद रहेंगी। सो मैं ठीक है। हमेशा ये कहता हूँ कि आप इस तरह का टेबल ड्रा करके बनाकर, तो आप उसको अपनी बुक के साथ स्टेपल कर लें, जिस पेज के ऊपर एनीमिया है, लाइक मेरा ख्याल ये 59 या 58 पेज के है, तो आप एक चार्ट बनाएं एक पेज के ऊपर, उस पेज को इस पेज के साथ स्टेपल कर दें। जब भी आप बुक ओपन करेंगी या करेंगे, तो आपको एडवांटेज ये मिलेगा, तो ये चार्ट आपके सामने आ जाएगा। जब ये चार्ट आपके सामने आएगा, तो आपको एनीमिया की जो बेसिक्स पॉइंट हैं, जो बेसिक थिंग्स हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके महक जी सर, जी जी। इसी तरह जैसे अब वन ये है, बी जो सेकंड नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह थर्ड नंबर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके वन है, इसकी सब टाइप लिखा हुआ है ए प्लास्टिक एनीमिया, तो आपको इसके नीचे जब आपने लिखना है डिस्टर्बेंस ऑफ
क्लोरिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स, तो उसके नीचे आपने एक हेडिंग दे देनी है 1 2 3 4, जैसे ये दी हुई है, उसके नीचे आपने अपने हैंड से लिख लेना है। इस तरह फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल रहा होगा कि हम कहाँ पर कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं और हम उसकी किस सब हेडिंग में हैं, और अब हमने उसकी सब हेडिंग कौन सी रीड आउट करनी है। इस तरह ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज अगर मैं शुरू करूँगा पढ़ाना या मैं आपको कुछ बताना शुरू करूँगा यहाँ सर, तो वो ये होगा कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम इस वक्त राइट टू किस डायरेक्शन में बैठे हुए हैं या हम किस टॉपिक पे करंटली मूव कर रहे हैं। गॉट इट? यस सर। ओके जी, अब मूव ऑन क्लासिफिकेशन पे आ जाए। पहला जो है जी नंबर 1 ब्लड लॉस एनीमिया, सेकंड है इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, नंबर थर्ड इज सी जिसे बोलते हैं इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन। नंबर 1 आ गया जी ए ब्लड लॉस एनीमिया। अब ये दो तरह के हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। अब आपको मैं एक्यूट और क्रोनिक में डिफरेंस बता दूं। आसान लफ्जों में अगर बताऊं तो एक्यूट वो चीज़ है जो टेम्परेरी या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको आई, आपने उसे रिजॉल्व कर लिया। अब क्रोनिक वो चीज़ है जो प्रोलॉन्ग चलती है, लंबे अरसे के लिए चलती है, आपने उसको मैनेज करके साथ लेके चलना है। लाइक अगर मैं एक्यूट की एग्जांपल दूं, आपको कोई पेन है, पेन अगर खाए हैं तो मैनेजमेंट कर ली, वो एक्यूट पेन के तौर पर आपके सामने आ गई। अगर हम क्रोनिक की बात करते हैं, पेशेंट होता है वो बेसिकली क्या है, उसके लंग में प्रॉब्लम है कंसिस्टेंटली, जो डिजीज है वो लॉन्ग चलती है, प्रोलॉन्ग चलती है। कल्चर की एग्जांपल दी है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, मलिग्नेंसी, जो से ब्लीडिंग डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, तो क्रोनिक डिजीज लॉन्ग अरसे के लिए चलती है। लाइक अगर अक्यूट पोस्ट हेमरेज एनीमिया की बात करते हैं तो ट्रॉमा या सर्जरी, मतलब जितनी भी ये इससे नहीं होगा। अगर क्रोनिक की बात करते हैं तो हमारे पास आता है जी नेफ्रेटिक अल्सर है, पैरासिटिक्स इन्फेस्टेशन है। ये बेसिकली इन्फेक्शन होता है जो अपने होस्ट को या दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है लॉन्गर पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लंग्स की डिजीज होती हैं, जैसे ये अक्सर आपने देखा होगा ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीजेज हैं, ये भी लॉन्ग चलती हैं, 6 माह का या 3 मंथ का ट्रीटमेंट होता है। तो ये इस तरह की जितनी भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपकी चीज चलती हैं, वो जितनी भी हैं वो क्रोनिक हेमरेज एनीमिया में आती हैं। उसके बाद मतलब नैंसी का आपको बताने की जरूरत नहीं है, कैंसर के पेशेंट होते हैं, उनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर अगर हो रहा है तो वो क्रोनिक पेशेंट होते हैं, उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है एचबी की, या यू कैन से कि उनमें एनीमिया की डेफिनेटली जब उनको एनीमिया होगा तो वो क्रोनिक एनीमिया कहलाएगा। उसके बाद इसकी बी पार्ट है जी, ए के 2 पार्ट हमने पढ़ लिए एक्यूट एंड क्रोनिक, बी में आ गया इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। हमने पहले पढ़ा था, पीछे अभी आपने देखा भी होगा कि अगर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो रही है या कमी हो रही है तो हम वो एक टाइप का एनीमिया कहलाएगा। अगर वो एनीमिया कहलाएगा तो वो कौन सी टाइप है, उस टाइप का नाम है हेमोलाइटिक एनीमिया। आगे जी, इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन, इसमें नंबर 1 है जी डिस्टर्बेंस ऑफ क्लोरिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल। एनी वन ऑफ यू, कोई मुझे बताएगा स्टेम सेल क्या है? व्हाट इज स्टेम सेल? आवाज नहीं आ रही आपकी, अगर कोई बोल रहा है। सर जी नहीं पता। नहीं पता, ओके। स्टेम सेल बेसिकली रेड सेल्स बनाने वाले जो हैं सॉरी सर, जो रेड सेल्स बनाते हैं।
नहीं, स्टेम सेल बेसिकली सेल्स पे फंक्शन को प्रमोट होते हैं, क्या होते हैं? सेल्स के फंक्शंस को जो प्रमोट करते हैं वो स्टेम सेल्स होते हैं। हाँ, प्रमोट कर ले या आप कह लें कि एक स्पेशलाइज सेल जो सा डेवलप करते हैं। इसकी बेसिकली एक स्टेम सेल इज ए यूनिक सेल होता है, बेसिकली एक डिफरेंट सेल होता है जिसके अंदर एबिलिटी ये होती है, यूनिक एबिलिटी होती है इसके अंदर कि ये दूसरे कई स्पेशलाइज टाइप के सेल जो है वो डेवलप कर देता है। तो इसीलिए इसके अंदर आपने देखा भी होगा इसकी 3 to 4 बताई गई है। नंबर 1 ऐसे ए प्लास्टिक एनीमिया, ये आगे आप पढ़ रहे होंगे। प्योर रेड ब्लड सेल ए प्लेजिया है, वो भी आगे इसकी फर्दर टाइप्स है वो देखते हैं। एनीमिया ड्यू टू रीनल फेलियर की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है पेशेंट में, तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है। एनीमिया ड्यू टू एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? जैसे हार्मोन के बिना के ऊपर कोई डिसऑर्डर आ रहा है तो endocrine disorder anemia. Number second is disturbance of proliferation and maturation of RBC, इसमें further defective DNA synthesis है जो कि डेफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं जिसमें डेफिशिएंसी विटामिन B12 की, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, जितनी भी टाइप्स हैं इसको आप आगे डिटेल में रीड आउट कर रहे होंगे। उसके बाद डिफेक्टिव HB सिंथेसिस है, आयरन की डेफिशिएंसी। काइंडली म्यूट कर लें अपने आप को प्लीज गाइस। उसके बाद आयरन की डेफिशिएंसी है, ग्लोबन मतलब की सिंथेसिस, थैलेसीमिया के पेशेंट जो है वो थैलेसीमिया कहलाएगा, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ब्लड की अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ एक्सबी जिसमें सिकल सेल एनीमिया। अभी जितनी भी टाइप्स हैं उसको आप आगे फर्दर 1 by 1 देखेंगे। नंबर 1 है जी ए प्लास्टिक एनीमिया। अभी हमने देखा ये किसकी टाइप है, अभी देखिएगा मैं आपको मूव कर रहा हूं, ये है सी इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन है, डिस्टर्बेंस ऑफ ऑफ स्टेम सेल, उसकी सब टाइप है एप्लास्टिक एनीमिया, राइट। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने इसका प्रॉपर चार्ट बनाना है ताकि आपको पता हो कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हैं। समटाइम एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछता, वो पूछ लेता है कि जनाब आप 3 टाइप्स है एनीमिया की, उसमें जो सी टाइप है एनीमिया की या वो टाइप एनीमिया के लिखें जिसके अंदर ए प्लास्टिक एनीमिया है, तो आप उसको राइट डाउन करेंगे। मतलब मीन से घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, समटाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकता है कि जी ए प्लास्टिक एनीमिया के ऊपर अपनी ब्रीफिंग दें या हमें बताएं। इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया द RBC WBC are decreased due to defective development or congenital absence or lack of functioning of bone marrow। ये बेसिकली क्या है, जब आपका RBC, WBC और प्लेटलेट्स इन तीनों की डेफिशिएंसी होगी, तीनों में कमी होगी, तो वो जो एनीमिया कहलाएगा उसे बोलते हैं ये ए प्लास्टिक एनीमिया है। अब वो ये RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये क्यों कम होंगे, उसकी सिंपल रीज़न ये है कि जो लैक ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बोन मैरो, जो बोन मैरो है उसकी फंक्शनिंग जो सी उसमें कमी आ जाएगी या वो प्रॉपर नहीं फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब आपने इसके अंदर MCQs आ जाता है, अक्सर 1-2 बार आया भी हुआ है, जो ओल्ड स्टूडेंट है मेरी उनसे डिस्कशन हुई है, तो वो समटाइम एग्जामिनर पूछ लेता है कि ए प्लास्टिक एनीमिया अकर ड्यू टू व्हाट, विच टाइप ऑफ ब्लड, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, फोर्थ ऑप्शन वो दे देगा ऑल ऑफ अबव। तो आपका आंसर जो है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि ऑल ऑफ अबव। काजेज क्या हो सकते हैं? नंबर 1 जो काज है जिसके मतलब टाइप है इसकी, उसमें है कॉन्जिनेटल एनीमिया। नंबर 2 है जी एक्वायर्ड। नंबर 3 इज रेडिएशन। नंबर, ये आप लोग दोबारा
उसके बाद आगे आ गया जी, केमिकल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। जैसे ड्रग्स वगैरह कोई आप ले रहे हैं तो उसकी बिना के ऊपर पेशेंट में तो सा वो बोन मैरो की डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा, तो आरबीसी या वी कैन से के आरबीसी में डेफिशिएंसी हो सकती है, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है। तो वो बेसिकली क्या है कि उसमें जो ये जितने टाइप के एनीमिया ये काजेज हैं बेसिकली इसकी बिना के ऊपर डेवलपमेंट नहीं, बोन मैरो डेवलप नहीं होता तो आरबीसी की डेफिशिएंसी हो सकती है। मिसलीनियस में जिसमें बात करते हैं प्रेगनेंसी है, मैंने आपको बताया ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी, लो सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशन स्टेटस है। अच्छा जी, अब कॉन्जीनेटल क्या है? फैनकोनी एनीमिया। ये फैनकोनी बेसिकली एक रेयर डिजीज है, लेकिन ये यूजुअली इनहेरिटेड होती है। इनहेरिटेड मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके बड़ों को थी तो वो कन्वर्ट होगी, फैमिली से ट्रांसफर होती है। फैमिली से ट्रांसफर होती है। उसके बाद जी एक्वायर्ड सेकेंडरी एप्लास्टिक एनीमिया। एक्वायर्ड का मतलब होता है किसको हायर करना, कोई मतलब आपने गैदर कर लिया, कहीं से ले लिया, कोई आपने ब्लड लिया, उसमें कोई डेफिशिएंसी थी एचबी की, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया। रेडिएशन एक्सरेज जितने भी होते हैं रेडिएशन वाले जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं उसमें जो बेसिकली क्या होता है कि जो बोन मैरो की डेवलपमेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है, तो उसकी वजह से जो आरबीसी डेवलपमेंट है वो भी कम होती है और पेशेंट में एनीमिया के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए बार बार टेस्ट जो हैं वो एक्सरे वगैरह करवाने से ये प्रॉब्लम आती है। केमिकल जैसे बेंजीन है या इससे रिलेटेड कंपाउंड है, ड्रग जिसमें डिफरेंट टाइप्स की क्लोमेजिपैम, कार्बेजिपोर, उसके बाद डिफरेंट सल्फोनामाइड, फिनाइल बुटाजोन, ये सारी जितनी भी ड्रग्स हैं, ये सारी जितनी भी हैं ये इससे हो जाती है। प्रेगनेंसी डेफिनेटली आप जानते हैं प्रेगनेंसी में पेशेंट को फोलिक एसिड दिया जाता है और साथ कैल्शियम वगैरह दिया जाता है जो फीमेल्स को। क्या उसकी रीज़न ये होती है कि पेशेंट में डेफिशिएंसी हो जाती है एचपी की। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस के अंदर भी ऐड किया जाता है। लो सोशो इकोनॉमिक इसीलिए यहाँ पे हाईलाइट किया है कि हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है समटाइम, या हमें इतना एजुकेशन नहीं होती, एजुकेशन स्टेटस हमारा इतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से पेशेंट में अवेयरनेस नहीं होती है, वो प्रॉपर डाइट नहीं ले पाता। अगर डाइट हो तो वो उसको परचेज नहीं कर पाता उस डाइट को, तो जिसकी वजह से पेशेंट में एनीमिया की डेफिशिएंसी आ सकती हो सकती है, एचबी की डेफिशिएंसी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है पेशेंट को। तो हम बात करते हैं तो क्लिनिकल फीचर अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक वर्ड जो सा बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ किया गया है, इसको अंडरलाइन कर लें, ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है, ये मैंने हाईलाइट किया है, इसको अंडरलाइन कर लें। एपिस्टेक्सिस क्या है जी? ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। ये आपने अक्सर सुना होगा कि नाक से वो पंजाबी में कहते हैं जी वो कि नसीर फूट गई, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो वो हम उसको नलके के नीचे कर देते हैं तो वो पानी ऊपर से बहता है, उसको फिर वो गर्मी लग जाती है बेसिकली। दिस टाइप ऑफ थिंग जो जितनी भी हैं वो एपिस्टेक्सिस हैं या नाक वो टर्मिनोलॉजी अक्सर ये पूछ सकता है व्हाट इज टर्म बाय एपिस्टेक्सिस, तो वो 3 से 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें वन ऑफ द ऑप्शन में भी ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज हो सकती है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है वो एपिस्टेक्सिस कहलाती है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या है जी? ट्रीटमेंट के लिए सिंपल क्या है जी, हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करनी है, रेगुलर सेल रेड सेल कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसफ्यूजन करनी है, उसके बाद प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन करनी है, यूज ऑफ एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉइड जो उनसे है उसको देखना है। अच्छा जी, मैं ना एक आपको बात बहुत क्लियर कर दूं, इसमें एक कॉजेज जितने भी हम आगे एनीमिया पढ़ेंगे उसमें कॉजेज आ रही होंगी, क्लिनिकल फीचर आ रहे होंगे, उसकी ट्रीटमेंट आ रही होगी। जो एनीमिया जिस चीज़ की वजह से हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल रेड बोन मैरो हमने ऊपर देखा कि उसका फंक्शन ही परफॉर्म करता है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट भी यही होगा कि वो जो एनीमिया जिसकी वजह से हो रहा है उसको हम ट्रीट कर लें। तो वो आपके माइंड में चीज़ें होनी चाहिए कि वो किस वजह से एनीमिया या वो चीज़ को हम क्योर कर सकते हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक पेशेंट में डेफिशिएंसी है फोलिक एसिड की, वो एनी काइंड ऑफ एनीमिया, लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो वो एक ए टाइप का एनीमिया है,
वो एनीमिया ए टाइप का इसीलिए है कि उसमें फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो रही है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा जी, ये तो उसकी डेफिनेशन होगी। काजेज डिफरेंट हो गए, क्लिनिकल फीचर डिफरेंट हो गए। अब उसकी ट्रीटमेंट क्या है? सिंपल, एक कॉमन सेंस है, एक ह्यूमन की तरह सोचें, कॉमन चीज़ है। कॉमन चीज़ ये है, आप ये सोचें कि अगर हम फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी को फुलफिल कर लें या उसको हम प्रोवाइड कर दें पेशेंट को, तो क्या होगा कि हम उसकी ट्रीटमेंट को आइडेंटिफाई कर लें। तो जब हम उसकी ट्रीटमेंट की आइडेंटिफाई कर लेंगे, हमें पता है कि पेशेंट को फोलिक एसिड अगर हम देंगे तो पेशेंट का ए टाइप XYZ जो भी है वो एनीमिया बेहतर हो जाएगा। तो जो उसकी काज है उसकी उसको अगर हम इम्प्रूव कर लें तो वही उसकी ट्रीटमेंट बन जाती है। इसलिए आपके लिए इसको याद करना इस तरह इजी हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, इसको पॉइंट्स की शक्ल में लिख लीजिएगा। जैसे मैंने बताया, जैसे आप ये देखें ना, ट्रीटमेंट ऑप्शन में क्या है, क्या है जी, ट्रीटेड बाय, पहले नंबर यहाँ पे एक लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे, लाइक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एक ही एग्जांपल दूंगा, बाकी आपने खुद बनाना है। जैसे देखें बोन मैरो है ना, यहाँ पे लिख लें नंबर 1, डैश लगाएं। ये जितना है ना बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन वो उठा के यहाँ पे लिख लें। दूसरा क्या है जी, रेगुलर रेड सेल कंसंट्रेशन ट्रांसफ्यूजन, यहाँ पे लिख लें कि 2 सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड लिख लिया। नंबर 3 क्या है जी, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन, नंबर यहाँ पे 3 लिखें, यहाँ पे लिख लें आगे। यूज ऑफ एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉइड, नंबर 4 लिखें, यहाँ पे आगे लिख लें। बताने का मकसद आपको ये है कि जब एक चीज़ पैराग्राफ में लिखी होती है, अगर आप उसको पॉइंट्स की शक्ल में लिख लेंगे, जिस तरह ये मैंने आपको एक कॉमन एग्जांपल दी है, तो आपको फ़ायदा ये होगा इसका कि आपको चीज़ें याद करने में आसानी होगी। मूव ऑन, बस काफ़ी है प्लास्टिक एनीमिया था। उसके बाद आगे मैग्लोप्लास्टिक है, ये आगे फर्दर टाइप है, इसको हम आगे देख रहे हों। तकरीबन 3 to 4 या 4 to 5 टाइप्स इसने यहाँ पे बताई हुई है, जिन डिटेल में नहीं बताई हुई। तो जितना बुक ने हमें बताया है, हमने अपनी बुक के अकॉर्डिंग ही इसे लेके चलना है। उसको लॉन्ग टर्म मतलब ज़्यादा लेंथी या डेप्थ में नहीं जाना इसके। उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको पहले भी कई बार शेयर किया है कि आपका डिप्लोमा जो है वो मैट्रिक लेवल का है। अगर आपने मास्टर्स किया है, MSc chemistry and zoology, botany, whatsoever, it's a good thing. You have good degree, you have well, you can educated people are there. But लेकिन आपने अपने माइंड में रखी है जो आपका सिलेबस है, ये मैट्रिक के स्टूडेंट जो क्वालिफाई करते हैं वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने साइंस पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी होती है। सो हमने उन स्टूडेंट को भी, वो स्टूडेंट जो मैट्रिक के बाद आए हो, तो इसलिए हमें सिर्फ अपनी बुक के ऊपर रहना है, बुक से बियॉन्ड मूव नहीं करना। ठीक है, हमारे पास टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। हीमोग्लोबिन, अच्छा मोहसिन भाई, ये जरा एक दफा समराइज कर देते हैं जो हम स्टार्ट किया था, जो मैंने बीच में ज्वाइन किया लेक्चर। अहमद नहीं कौन है स्टूडेंट है मोहसिन? नहीं उसने क्या को कह रहे हैं। हाँ जी, ये